ओके, सो वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो। ये दिल्ली सल्तनत का पार्ट 4 है। बेसिकली अभी तक हम दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी और खलजी डायनेस्टी पढ़ चुके हैं। तो मैंने आपको जिस तरह से बोला था, खलजी डायनेस्टी में 2 वीडियोस और आएंगी। एक रिफॉर्म्स होगा अलाउद्दीन खलजी का, और दूसरी वीडियो आपकी होगी जो बैटल्स कॉन्क्वेस्ट की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके रिलेटेड। तो रिफॉर्म्स की वीडियो आज हम अपलोड कर रहे हैं। रिफॉर्म्स में जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने मिलिट्री रिफॉर्म्स, मार्केट रिफॉर्म्स लाए थे, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। So it's going to be an exciting lecture, so please enjoy the video. Let's start. आर्मी रिफॉर्म्स क्या क्या लाए थे अब अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन की खिलजी की जो पोजीशन थी वो काफ़ी थ्रेटेंड थी। एक तरफ उसको रिवॉल्ट्स देखने पड़ते थे अपने नॉबल्स के और राजपूत्स के, और दूसरी तरफ जो मंगोल्स बार बार इन्वेड करते थे इंडिया में आके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे, उनको भी टैकल करना होता था। तो मतलब कि दोनों तरफ से ही हैज़ टू फेस द रिवॉल्ट्स। मोर ओवर उसकी एक डिज़ायर थी कि वो अपने एम्पायर को एक्सटेंड करे, दिल्ली से फर्दर साउथ ईस्ट हर जगह अपने एम्पायर को एक्सटेंड करे टू द फार्देस्ट बाउंड्री पॉसिबल। इसके लिए उसे एक वेल इक्विप्ड आर्मी चाहिए थी। उसके लिए इसने कुछ रिफॉर्म्स लाए थे जिनको आर्मी रिफॉर्म्स, मिलिट्री रिफॉर्म्स बोला जाता है। अब हमें पता है कि जो अलाउद्दीन की पॉलिसी थी, थ्योरी थी, वो एक मिलिट्री पावर की थ्योरी थी। एक मिलिट्री स्टेट बनाना है। उसको ये पूरी तरह से पता था कि जिस तरह से उसने थ्रोन को यूसर्प किया है, जिस तरह से उसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके थ्रोन पे आया, कोई उसकी हत्या करके भी थ्रोन पे आ सकता है। इसलिए वो फोर्स मेंटेन करके रखना चाहता था ताकि ही कुड रिपेल फोर्स बाय फोर्स। फोर्स का सामना फोर्स से वो कर सके, इसलिए उसने आर्मी रेस की। इसके लिए उसने लार्जेस्ट परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रेस की दिल्ली में, और उस आर्मी को रॉयल ट्रेजरी से सैलरी दी इन कैश। और ये दिल्ली सल्तनत का क्या, पूरे इंडिया का फर्स्ट टाइम था कि किसी आर्मी को कैश में पे किया गया। जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो गंगा और यमुना के बीच में जो फर्टाइल लैंड थी वहाँ से कलेक्ट किया जाता था, और टैक्स का जो रेट था वो 50% रखा जाता था, जो पीजन की यील्ड होती थी। मतलब जितना पीजन प्रोड्यूस करेगा उसका 50% टैक्स कलेक्ट करेगी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब फरिश्ता एक पर्शियन हिस्टोरियन है, इसने बोला था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी आर्मी में 4,75,000 कैवलरी मैन को रिक्रूट किया था। सी सच अ ह्यूज आर्मी। इसने 2 सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए थे आर्मी में डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए। एक था दाग और दूसरा था चेहरा, या हुलिया भी बोलते हैं चेहरा को। ये बेसिकली मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ पिछली वीडियो में। दाग वॉज ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, मतलब कि जो अच्छे ब्रांड के हॉर्सेस हैं उनको अलग रखना, उनके अलग ब्रांड बनाना, एंड सो ऑन सो ऑन। और एक डिस्क्रिप्टिव लिस्ट प्रिपेयर की सोल्जर्स की, ताकि एक आर्मी में एक रेगुलर डिसिप्लिन मेंटेन हो, प्रॉक्सी कोई ना लगा सके आर्मी में। एक आर्मी का स्ट्रिक्ट रिव्यू किया जाता था आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा फ्रॉम टाइम टू टाइम, ताकि आर्मी अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम कर सके। इस रिव्यू का मतलब क्या होता था कि जो तो इन एफिशिएंट आर्मी पर्सनल्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता था और उनकी जगह पे एफिशिएंट वंस को लाया जाता था। जो मिलिट्री एक्सपीडिशंस थी सदर्न इंडिया में, वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से ही शुरू होती हैं। किस तरह से इसने चित्तौड़ को ऑक्युपाई किया, रणथंभौर को ऑक्युपाई किया। ही वेंट ऑन टू फार साउथ, जैसे वारंगल, देवगिरी, हर जगह इसने कॉन्क्वेस्ट की। और एक कहना है कि ये एज फार एज रामेश्वरम तक कॉन्क्वेस्ट करता करता पहुंच गया था। रामेश्वरम आपको पता होना जो सदर्न टिप पे है इंडिया की, तो वहां तक पहुंच गया था कॉन्क्वेस्ट करता करता। तो ये कॉन्क्वेस्ट क्या है ये भी आएगा एक अलग वीडियो में, तो अभी आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में। अलाउद्दीन ने अब ये तो डिसाइड कर लिया कि अपने सोल्जर्स को जो सैलरी है वो कैश में देनी है, इक्ताज में नहीं देनी है। लेकिन उसको एक बात का और डर था कि जो सोल्जर्स को हमने कैश में सैलरी दे दी, अब वो सोल्जर्स जो हैं वो मार्केट में जाके सामान खरीदेंगे, फूड स्टफ्स खरीदेंगे, अदर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ खरीदेंगे, तो क्या होगा, जो मर्चेंट्स होंगे वो उन फूड स्टफ्स, उन आर्टिकल्स का प्राइस बढ़ा देंगे। आपको इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट तो पता होगा, डिमांड एंड सप्लाई का। जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई उतनी ही रहती है तो उस चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है, एंड वाइस वर्सा। तो उसको ये डर लगा कि अगर ये सब मार्केट में जाके सामान खरीदने चले गए पैसों से, तो ऑब्वियसली जो मर्चेंट्स हैं वो रेट बढ़ा देंगे सामान का। तो फिर इसने क्या किया, इसने कुछ वो लाए, रिफॉर्म्स लाए कि जो प्राइसेस हैं गुड्स की वो कोई इंक्रीज ना कर पाए। ठीक है, मार्केट में कंट्रोल रखने के लिए रिफॉर्म्स लाए।
अब अलाउद्दीन खिलजी ने 4 सेपरेट मार्केट्स बनाई दिल्ली में, ताकि जो प्राइस है कमोडिटीज़ की उसको कंट्रोल करके रखा जा सके। पहली तो थी जो ग्रेन्स के लिए थी, जहाँ पे सिर्फ ग्रेन्स मिलेंगे, ये पहली मार्केट थी। दूसरी मार्केट थी क्लॉथ्स के लिए, शुगर आइटम्स के लिए, ड्राइड फ्रूट्स, बटर एंड ऑयल के लिए। तीसरी मार्केट उसने बनाई हॉर्सेस के लिए, स्लेव्स के लिए और कैटल के लिए। चौथी मार्केट बनाई मिसलिनियस कमोडिटीज़ के लिए, मतलब कि जो इन ऊपर वाली 3 कैटेगरीज में नहीं आती है कमोडिटीज़, उनकी कमोडिटीज़ के लिए मार्केट बनाई। और इस तरह से जो मार्केट में प्राइसेस थी गुड्स की, वो मेंटेन करके रखी, वो कंट्रोल करके रखी। हर मार्केट एक हाई ऑफिसर के अंदर होती थी, जिसको बोला जाता था शाहाने मंडी। ठीक है। अब जिस तरह से आज के टाइम में आपने देखा होगा, हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो भारत सरकार के अंडर है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है, वो फूड जो ग्रेन्स होते हैं उनको इकट्ठा करके स्टोर करके रखते हैं, ताकि हम मुश्किल समय में उसको यूज़ कर सकें। सिमिलरली उस तरह भी गोडाउन्स होते थे उस टाइम पे, जहाँ पे जो फूड स्टॉक्स होता था, ग्रेन्स होते थे, जो उनको होल्ड करके रखा जाता, स्टॉक बना के रखा जाता, ताकि मुश्किल समय में उसको यूज़ किया जा सके। लाइक गवर्नमेंट स्टोर हाउसेज हुआ करते थे। रेगुलेशंस इशू की जाती थी, ताकि जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइस को फिक्स करके रखा जाए। किसी कमोडिटी की प्राइस को मर्चेंट इंडिपेंडेंटली इंक्रीज ना कर सके। एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया गया, दीवाने रियासत, जो इकोनॉमिक रेगुलेशंस को इन्फोर्स करता था। अब ये जो दीवाने रियासत डिपार्टमेंट था, ये एक पुराना डिपार्टमेंट था, दीवाने रसालत, उसको रीनेम करके दीवाने रियासत बना दिया और इसको एक ऑफिसर के अंडर प्लेस कर दिया, जिसका नाम रखा गया नायब रियासत। ठीक है। ये बेसिकली इकोनॉमिक रेगुलेशंस को इन्फोर्स करता था, मार्केट चेक करता था कि कोई प्राइसेस इंक्रीज तो नहीं कर रहा है मार्केट में, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मार्केट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो दीवाने रियासत ही देखता था। ओके। अब हर मर्चेंट जो होता था उसको रजिस्टर करना पड़ता था मार्केट डिपार्टमेंट आके। जैसे मैंने आपको बताया शाहीन मंडी मार्केट डिपार्टमेंट हुआ करता था, वहाँ पे हर मर्चेंट को रजिस्टर करना पड़ता था। जो मर्चेंट रजिस्टर नहीं करता था, ही हैव टू फेस पनिशमेंट, हैव टू पे फाइन। ओके। कुछ सीक्रेट एजेंट्स अपॉइंट कर देती थी सरकार, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जिनको बोला जाता मुनियंस। ठीक है। ये रिपोर्ट सेंड करते थे सुल्तान को कि जो मार्केट्स हैं वो अच्छी तरह से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर नहीं कर रही हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही है मार्केट में, और क्या रिकमेंडेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं उन चीज़ों के। अब सुल्तान एक ट्रिक भी खेलता था यहाँ पे। वो जो स्लेव बॉयज़ होते थे उनको भेजा करता था कि जाओ भाई कमोडिटीज़ खरीद के आओ और देखो प्राइसेस क्या चल रही है। इससे सुल्तान को पता चलता था कि कोई मर्चेंट ज़्यादा प्राइस चार्ज तो नहीं कर रहा, और अगर कोई ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो उसको हार्श पनिशमेंट दी जाती थी। जैसे कुछ शॉपकीपर्स होते हैं, गलत वेट इस्तेमाल करते हैं, गलत मेजर्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ जो कमोडिटीज़ हाई प्राइस पे बेच देते हैं, कुछ कमोडिटीज़ कम बेचते हैं, क्वांटिटी कम दे देते हैं, तो उनको पनिशमेंट दी जाती थी। हार्श पनिशमेंट क्या होती थी, एक हिस्टोरियन बताता है कि हार्श पनिशमेंट इस तरह से होती थी, जैसे किसी मर्चेंट ने 1 kg का घपला किया है। मतलब कि आपने कोई कमोडिटी खरीदी 5 किलो की, तो उसने ऐसा फॉल्स वेट यूज़ किया कि आपको 5 किलो की जगह सिर्फ 4 किलो ही मिली। तो जो 1 kg उसने घपला किया, उसका डबल, यानी कि 1 kg का डबल 2 kg आपकी बॉडी से फ्लैश यानी कि मांस निकाल लिया जाएगा। ये पनिशमेंट हुआ करती थी। इन सारे हार्श मेजर्स की वजह से क्या हुआ, इवन ड्यूरिंग द फेमाइन के टाइम पे भी जो कमोडिटीज का प्राइस होता था वो मेंटेन रहता था, ज़्यादा नहीं होता था। ओके। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स की बात करते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी ने एस्टैब्लिश किए थे। जैसे पहला ऑफिसर दीवाने रियासत। ठीक है। ये इकोनॉमिक सुप्रिटेंडेंट हुआ करता था, जो इकोनॉमिक रेगुलेशंस होती थी वो इन्फोर्स किया करता था। शाहाने मंडी के मार्केट सुप्रिटेंडेंट हुआ करता, जो मार्केट की रेगुलेशंस होती थी उनको देखा करता, मार्केट को सुपरवाइज किया करता था। ओके। तो ये 2 हो गए आपके। और उसके बाद आता है आपका वरेद और मुनहीर। ये सीक्रेट वेरिएबल एजेंट्स हुआ करते हैं, सीक्रेट वेरिएबल हुआ करते थे, जो सीक्रेट एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया करते थे और जो सल्तन होता था उसको रिपोर्ट सेंड किया करते थे। अगला डिपार्टमेंट है काज़ी कुज़त, ये जुडिशल डिपार्टमेंट होता था। उसके बाद है दीवाने अशरफ, ये अकाउंटेंट जनरल होता है, जो अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करके रखता है। फिर उसके बाद होता है परवाना नवेस, ये परमिट ऑफिसर होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, छोड़ दो। कोतवाल इज जस्ट लाइक चीफ ऑफिसर ऑफ द सिटी। ओके। ये कुछ ऑफिसर्स हैं, जैसे वकील दर, ये जो गेट होते थे पैलेस के उनका इंचार्ज हुआ करता था। आमिर हजीब फेस्टिवल्स का इंचार्ज हुआ करता था। आमिर अखूर रॉयल स्टेबल्स उसका इंचार्ज हुआ करता था। अमीर अखूर से आपको कुछ याद आता होगा, पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था रज़िया सुल्तान के बारे में। उसने यकूत को अमीर अखूर अपॉइंट किया था।
इंचार्ज ऑफ रॉयल स्टेबल्स अपॉइंट किया था। ओके, कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप उस बात को, ठीक है। उसके बाद आता था अमीर शिकार। शिकार से ही आप समझ रहे हो, हंट्स, जो लॉर्ड ऑफ हंट्स होता था उसे अमीर शिकार बोलते थे। सर ए जानदर, सर ए जानदर होता था हेड ऑफ बॉडी गार्ड्स। ओके, ये जानदर टर्म आपको मुगल एम्पायर में भी देखने को मिलेगी, तो याद रखिएगा बॉडी गार्ड को बोलते हैं। आगे देखते हैं लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स। अब सुल्तान ने कुछ लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स भी लाए थे, जैसे ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली जिसने ये ऑर्डर किया था कि लैंड को मेजर किया जाएगा और उस मेजरमेंट के आधार पर एसेस किया जाएगा कि रेवेन्यू कितना बनता है और जो फार्मर है उसे टैक्स कितना लेना है हमने। इन मेजर्स की वजह से क्या हुआ, जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे उनको भी टैक्स देना पड़ता था, वो भी टैक्स से बच नहीं पाते थे। लैंड रेवेन्यू को कैश में कलेक्ट किया जाता ताकि जो सोल्जर्स हैं उनको सैलरी कैश में दी जा सके। अब जो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स थे अलाउद्दीन खिलजी के, ये एक बेस बन गया ताकि फ्यूचर में और रिफॉर्म्स हो सकें, और फ्यूचर में और रिफॉर्म्स किए शेर शाह सूरी ने, अकबर ने, इन रेवेन्यू रिफॉर्म्स के बेसिस पे। इसने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनवाया दीवान मुश्त खराज, ताकि जो रेवेन्यू एरियर्स हैं उनको कलेक्ट किया जाए, उनका एस्टीमेट लगाया जाए। ओके, अब इसने क्या किया, एक और मेजर लाया, जो इक्ताज होते थे, स्मॉल इक्ताज, उनको अबॉलिश कर दिया। पहले तो मैं आपको दो टर्म्स समझा दूं। एक होता है खलीसा, जिसको बोलते हैं क्राउन लैंड, एक होता है इक्ता। जो खलीसा होता है, वो जो लैंड्स होती हैं वो डायरेक्टली एम्पायर के अंडर होती हैं। एम्पायर जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, सुल्तान होता है, उसके अंडर होती हैं। उससे जितना भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो सुल्तान को जाता है। सुल्तान अपने पर्सनल एक्सपेंसेस उसी से बनाता है। और जो इक्ता होता है वो गवर्नर्स को दिया जाता है डिफरेंट, ताकि वो उससे जो रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर सके और जो रेवेन्यू बचे वो वापस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को भेज सके। तो इसने क्या किया, जितने भी स्मॉल इक्तास थे उन सबको खलीसा लैंड में मिला लिया, उनको ख़त्म कर दिया टोटली और खलीसा लैंड के अंदर मिला लिया। इस तरह से क्या हो कि जो एंटायर दुआब की लैंड थी वो खलीसा के अंदर आ गई। अब जो दुआब की लैंड थी वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड थी, इसलिए मास्टर स्ट्रोक इसने खेला ताकि वो लैंड इसके अंडर आ सके, खलीसा के अंडर आ सके। अब कुछ कैटेगरीज हुआ करती थी, जैसे खुद्स, मुकद्दम्स और चौधरीज। खुद्स, मुकद्दम्स और चौधरीज, ये काफ़ी वेल ऑफ कैटेगरीज हुआ करती थी, पोस्ट्स हुआ करती थी बेसिकली मेडिवल इंडिया की। सुल्तान ने इनको इनकी प्रिविलेजेस से डिप्राइव कर दिया, जो भी इनको सुविधाएं मिलती थी, फैसिलिटीज़ मिलती थी, उनसे डिप्राइव कर दिया, वो उनसे छीन ली। इनको कहा गया कि तुम्हें आज के बाद टैक्स देना पड़ेगा। जो नया डिपार्टमेंट बनाया गया था मुश्तखराज, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें टैक्स अब देना पड़ेगा। इन सब से क्या हुआ, ये जो खुद से मुकद्दम्स थे, ये मतलब कि इनकी हालत काफ़ी ख़राब होगी, बेगर्स जैसी होगी हालत इनकी। अब अगर एग्रेरियन टैक्स की बात की जाए तो एग्रेरियन टैक्स इतना हाई था एज 50%, और ये सबसे हाईएस्ट था अंडर खलजीज। 50% किसी रूलर ने नहीं रखा था, अंडर खलजीज इट वाज द हाईएस्ट। वो ऑब्वियसली मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने टैक्स 2/3 रखा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा था, तो लेटर टाइम पे डिस्कस करेंगे हम क्या चक्कर था। फिलहाल मेडिवल इंडिया की बात कर रहे हैं। इसने दो टैक्स और इम्पोज कर दिए, हाउस टैक्स जिसको घड़ी बोला जाता था, पास्चर टैक्स चराई बोला जाता है जिसको, अग्रेरियन पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है, इन हार्श मेजर्स, जितने भी हार्श मेजर्स इसने लिए ये सस्टेनेबल नहीं थे बेसिकली, और जैसे इसकी डेथ होती है ये सारे मेजर्स टूट जाते हैं, मतलब एम्पायर ही पूरी तरह से टूट जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है पूरा एम्पायर। लेटर जब मोहम्मद बिन तुगलक आता है बाद में, तो वो इन रिफॉर्म्स को वापस लाने की कोशिश करता है जो खलजी सिस्टम के थे, लेकिन वो भी फेल हो जाता है, नहीं कर पाता है इन रिफॉर्म्स को एक्टिवेट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वी हैव डिस्कस टुडे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो कॉन्क्वेस्ट थी अलाउद्दीन खिलजी की, जो एक्सपीडिशंस थी सदर्न इंडिया में, हम वो डिस्कस करेंगे, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे एक वीडियो बना के। तो तब तक के लिए आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कीप एंजॉइंग, लिव योर लाइफ एंड थैंक यू।